हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। पूंजी लाभों की गणना कैसे की जानी है। देखिए, बहुत आसान हो जाता है जब हम किसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और उसके हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के मीनिंग मालूम हो जाए। तो लास्ट क्लास में हमने पूंजी संपत्ति क्या है, क्या नहीं है, हस्तांतरण किसे मानते हैं, किसे नहीं मानते हैं, अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां किसे कहा जाता है, किसे नहीं कहा जाता, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों में किस किस को शामिल किया जाता है आदि बिंदुओं पर हमने चर्चा की, उन्हें समझा। आज हम करने जा रहे हैं अल्पकालीन पूंजी लाभों की गणना। देखिए, अल्पकालीन पूंजी लाभों की गणना जब हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए उनका जो सेल कंसिडरेशन है वो लेते हैं। उसमें से कोई भी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग यदि हुआ है उसे हम कम कर देते हैं। तो सेल कंसिडरेशन में से जब ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस को कम कर दिया जाता है तो हमारे पास नेट प्रोसीड या नेट कंसिडरेशन हमारे पास आ जाता है। इसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यदि कोई है उसे यदि कम कर देते हैं तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल ही होंगे। ऐसा नहीं है। इसके लिए आयकर अधिनियम में सेक्शन 54B, 54D, 54G और 54GA, यदि इसमें करदाता ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से कम करके टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ 54B कौन सा डिडक्शन है, 54D, 54G, 54G है, ये सारे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 ऐसे डिडक्शंस हैं जो असेसी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से दिए जा सकते हैं यदि करदाता इसमें जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है। अब आता है दीर्घकालीन पूंजी लाभों की गणना। देखिए, सेल कंसिडरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हम जब ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं तो अगेन हमारे पास नेट प्रोसीड या नेट सेल कंसिडरेशन हमारे पास आता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है उसको हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम उसकी ज्ञात करते हैं। यानी कि हम उसकी लागत को सूचकांकित करते हैं यदि वो करदाता की लॉन्ग टर्म असेट है तो सब हम उसको संबंधित वर्ष से के सूचकांक से और वर्तमान वर्ष के सूचकांक के साथ जब हम उसको इंडेक्स करते हैं तो हमारे पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है। इसी तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यदि कोई है तो हम ज्ञात करते हैं और नेट प्रॉफिट में से उसे कम करके हम टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम ज्ञात करते हैं। यहाँ भी यदि करदाता ने इन्वेस्टमेंट किया है सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB, यदि इसमें रेफरेंस यदि उसने किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट इनके अकॉर्डिंग किया है तो करदाता को इन धाराओं के अंतर्गत कटौती स्वीकृत की जाती है और इस तरीके से करदाता के टैक्सेबल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कम हो जाते हैं। हम सारे ये डिडक्शंस वन बाय वन अगली क्लास में हम देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम करमुक्त पूंजी लाभों की गणना करने जा रहे हैं तो ये जो डिडक्शंस मैं आपको दे रही हूँ ये करमुक्त पूंजी लाभों की गणना करते समय हम ध्यान रखते हैं। तो कुछ संपत्तियों को धारा 2 की उपधारा 14 के अंतर्गत पूंजी लाभ के लिए पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है, अतः उनके हस्तांतरण पर पूंजी लाभ उत्पन्न नहीं होता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जिनमें किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता है, पूंजी लाभ भी उदय होता है, परंतु अधिनियम में उनको करमुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे पूंजी लाभ 2 प्रकार के होते हैं, बिना शर्त करमुक्त पूंजी लाभ और विनियोग करने के आधार पर करमुक्त पूंजी लाभ। यानी कि जो हम करमुक्त पूंजी लाभ ज्ञात कर रहे हैं ये 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो वो पूंजी लाभ होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती और दूसरे वो पूंजी लाभ होते हैं जो करदाता द्वारा एक निश्चित उसमें विनियोग करने पर ही क्या हो सकते हैं, करमुक्त हो सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए सेक्शन 54 से लेकर के
और सेक्शन 54 GB तक ये सारे विनियोग करने पर ही करमुक्त होते हैं। परंतु बिना शर्त के करमुक्त पूंजी लाभ क्या होते हैं? इस श्रेणी में वे पूंजी लाभ आते हैं जिनको करमुक्त कराने के लिए विक्रय प्रतिफल अथवा पूंजी लाभ के किसी भाग का विनियोग करना आवश्यक नहीं होता। यानी कि हमें सेल कंसिडरेशन या कैपिटल गेन के किसी भी पार्ट को कहीं इन्वेस्टमेंट करना आवश्यक नहीं है। बिना ऐसे करे भी असेसी को उसकी छूट मिल सकती है। तो ये स्वतः ही धारा 10 की विभिन्न उपधाराओं के तहत करमुक्त हो जाते हैं। ऐसे करमुक्त पूंजी लाभ जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो धारा 10 की उपधारा 33 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट स्कीम 1964 की यूनिट्स के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजी लाभ हैं। इसी तरीके से सेक्शन 10 की सबसेक्शन 34A में अंशधारियों को कंपनी द्वारा असूचित या सूचित अंशों को वापस खरीदने पर होने वाले आय है। इसी तरीके से सेक्शन 10 के सबसेक्शन 37 में शहरी जो अर्बन एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके हस्तांतरण से पूंजी लाभ है। इसी तरीके से सेक्शन 10 के सबसेक्शन 38 में कुछ दशाओं में समता अंशों अथवा समता उन्मुखी कोष की इकाइयों के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभों को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रतिफल के संपूर्ण मूल्य की। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से क्या तात्पर्य है? तो प्रतिफल के संपूर्ण मूल्य से आशय ऐसे मूल्य से है जो किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करता प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यानी कि जब कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होगी तो ट्रांसफ़र करने पर जो उसका हस्तांतरण करता है वो इस बात का पूरा अधिकार रखता है कि उसको संपत्ति के बदले कितनी राशि प्राप्त होगी, वो उसका हस्तांतरण प्रतिफल कहलाता है। तो विभिन्न धाराओं में हम प्रतिफल के संपूर्ण मूल्य को निम्न चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, यदि संपत्ति का विक्रय करता है करदाता तो विक्रय मूल्य उसका संपूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। यदि पूंजी संपत्ति की अदला बदली को भी हमने हस्तांतरण माना है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो अदला बदली की स्थिति में विनिमय की तिथि को बदले में प्राप्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य। इसी तरीके से पूंजी संपत्ति के क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट होने पर बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नकद व संपत्ति प्राप्त होने पर प्राप्त नकद राशि अथवा संपत्ति प्राप्त होने पर प्राप्ति की तिथि को उसका बाजार मूल्य, दोनों प्राप्त होने पर दोनों का योग हस्तांतरण उसका संपूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। पूंजी संपत्ति के व्यापारिक रहतिये में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तन की तिथि को उचित बाजार मूल्य उसका पूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। साझेदार अथवा सदस्य द्वारा फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय को पूंजी के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण करने पर फर्म अथवा समुदाय के व्यक्तियों की पुस्तकों में उस संपत्ति का दर्ज किया गया मूल्य उसका संपूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर साझेदार अथवा सदस्यों को पूंजी संपत्ति का वितरण करने पर वितरण की तिथि को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसका संपूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। इसी तरीके से पूंजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण किए जाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि उसका संपूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। कंपनी के समापन पर अंशधारियों को नकद राशि एवं संपत्ति प्राप्त होने पर वितरण की तिथि को अन्य संपत्तियों का बाजार मूल्य तथा नकद राशि का योग, इसमें से संचित लाभों में से वितरित राशि जिसे धारा 2 की उपधारा 22C में लाभांश माना जाता है घटा दिया जाएगा। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का आवंटित अंश एवं ऋण पत्रों का उपहार आदि के रूप में हस्तांतरण करने पर संपत्ति का उचित जो बाजार मूल्य है वही उसका संपूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज के लिए यहाँ कैपिटल गेन के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट जो है प्रोविजंस हैं जिनको मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि कुछ दशाओं में जो कैपिटल गेन है वो भूमि एवं भवन के संपूर्ण प्रतिफल का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो आप अपनी नॉलेज को वाइड करने के उद्देश्य से एक बार इसे भी देखें और इसे भी आप एक बार कंसीडर करें। ध्यान रखें, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान दें कि यदि स्टाम्प ड्यूटी के लिए स्टाम्प मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा निर्धारित योग्य अथवा
अपनाया गया मूल्य हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के 105% से अधिक है तो प्राप्त प्रतिफल को ही धारा 48 के उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण का पूर्ण प्रतिफल मान लिया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, इनको हाईलाइट करके भी दिखाया हुआ है। तो कैपिटल गेन बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में अन्य जानकारियों से अवगत करवाऊंगी। धन्यवाद।